नमस्कार, अमर उजाला.com पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। देखिए, महाराष्ट्र में नतीजे आ चुके हैं और थंपिंग मेजॉरिटी के साथ महायुति वहां पर सीटें जीती है। लेकिन सवाल यह है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर लगातार चर्चाओं का दौर जारी है। और आज एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन अभी तक की जानकारी के मुताबिक दावा सरकार बनाने का पेश नहीं किया गया है। दावा तभी पेश किया जाएगा जब यह तय हो जाएगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। क्या देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे या एकनाथ शिंदे को ही बीजेपी रिपीट करने के बारे में सोच रही है, या कोई नया नाम भी आ सकता है। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो लगातार चर्चाओं में हैं। अलग अलग समीकरण कि किस नेता के दिल्ली में किसके साथ कैसे संबंध है, इसको लेकर के भी कयास चल रहे हैं। एकनाथ शिंदे को अगर मुख्यमंत्री पद से हटाया जाता है, कल ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कल एकनाथ शिंदे ने एक ट्वीट किया था, ट्वीट करके बाकायदा अपने समर्थकों से अपील की थी कि जो इस तरह की प्लानिंग चल रही है कि वर्षा के बाहर या मुंबई में तमाम समर्थक इकट्ठा होंगे और उनको मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर अपनी बातें रखेंगे, तो इसके लिए उन्होंने अपील की थी कि वो लोग इकट्ठा ना हो, हम सब महायुति का हिस्सा है। इस तरह की बातें उन्होंने अपने ट्वीट में लिखी थी। इसका असर क्या होगा? लेकिन ये जो रस्साकशी चल रही है और क्या पर्दे के पीछे पॉलिटिकल आर्म ट्विस्टिंग भी चल रही है, गठबंधन को लेकर के भी बीजेपी को सोचना होगा। अगर एकनाथ शिंदे को हटाया जाता है तो बीजेपी को इसको जस्टिफाई करना होगा कि भाई जब जरूरत थी तब उनको मुख्यमंत्री बनाया, अब जब खुद की सीटें तो एकनाथ शिंदे को का साथ छोड़ दिया या उनको मुख्यमंत्री पद से हटा दिया। इसको लेकर के भी सवाल जवाब हो सकते हैं और विरोधी भी इस पर खूब सवाल जवाब करेंगे। लेकिन परिस्थिति क्या बन रही है और कौन आगे दिख रहा है रेस में, क्योंकि नाम तो बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन चर्चाएं बहुत सारे हैं। और एक चर्चा कहीं ना कहीं सत्ता के गलियारे में यह भी है कि क्या कोई नया नाम भी आ सकता है, इसको लेकर के भी खूब कयासबाजी हो रही है। क्या परिस्थिति है इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में, ये बताने के लिए हमारे साथ विनोद यादव जो जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार, मुंबई से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। विनोद जी, बहुत स्वागत है आपका अमर पर। देखिए, लगातार कयासों का दौर चल रहा है। अब आप तो एकनाथ शिंदे जी ने इस्तीफा भी दे दिया है। अब कितना इंतजार और महाराष्ट्र की जनता को करना होगा ये जानने के लिए कि भाई मुख्यमंत्री कौन होगा महाराष्ट्र का? देखिए, बहुत ज्यादा इंतजार करना नहीं पड़ेगा। जिसे देश का चाणक्य कहा जाता है, ऐसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के दिमाग में जरूर कोई ना कोई प्लान होगा। ऐसा कहा जाता है कि वो बहुत दूर की सोचते हैं और जो आमतौर पे पॉलिटिकल लोग नहीं सोचते उसके आगे जाके सोचते हैं। इसलिए जब बीजेपी को 132 सीटें मिली हो और सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन के उभरी हो, तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई प्लान उन्होंने उसी समय बना लिया होगा। कल महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी दिल्ली थे और उनकी अमित भाई से मुलाकात नहीं हुई। इसके बाद महाराष्ट्र में कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। पहली चर्चा तो यह है कि कहीं ना कहीं देवेंद्र जी को भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है और महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री जो है उनको कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे को कुछ समय के लिए, खासकर लोकल बॉडी के जो इलेक्शन है तब तक बनाए रखना चाहते हैं। अब इसमें कितना तथ्य है, कितना इसमें लोग अपने ढंग से बोल रहे हैं, इसका फैसला भी कुछ ही समय में हो जाएगा। यानी ऐसी चर्चा है कि हो सकता है कि आज देर रात अमित भाई शाह मुंबई में आए और अपने विधायकों की बैठक रात को या कल सुबह बुला के ये फैसला करेंगे। देखिए, सबसे बड़ा पेच यहाँ पे जो फंसा हुआ है, भाजपा के पास 132 विधायक चुन के आए हैं, 5 निर्दलियों ने उन्हें समर्थन दिया। इस तरह से उनके पास 137 विधायक हो गए हैं। अजित पवार ने अंदर से एकनाथ शिंदे को छोड़ के भाजपा को समर्थन दिया हुआ है। यहाँ चर्चा ये भी है कि अजित पवार का समर्थन जो है वो देवेंद्र फडणवीस के लिए है, हालांकि ये उन्होंने ओपनली या सार्वजनिक रूप से नहीं कहा है। तो देखिए, एकनाथ शिंदे चूंकि आसानी से मुख्यमंत्री पद की कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है, वो लगातार भाजपा के जो शीर्ष नेतृत्व है, उनके विधायक, उनके वरिष्ठ नेता, यह उन्हें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यह जो जीत हुई है उसमें सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का है, क्योंकि लाडली बहना योजना उन्होंने ही लाया। मुंबई को यहाँ टोल मुक्ति का जो डिसीजन लिया गया था उन्होंने ही किया। 2.5 साल में उन्होंने ऐसा काम किया कि मुख्यमंत्री के रूप में उनके ऊपर किसी ने उंगली नहीं उठाई, करप्शन का कोई आरोप नहीं लगा, बल्कि महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में देवेंद्र फडणवीस से ज्यादा लोकप्रिय बन के एकनाथ शिंदे उभरे। हालांकि देवेंद्र फडणवीस की अपनी लोकप्रियता बनी हुई है, पर एकनाथ शिंदे जो मराठा समाज के हैं, इसके लिए मराठा डोमिनेंट महाराष्ट्र होने की वजह से कहीं ना कहीं इस वक्त देवेंद्र फडणवीस का नाम चर्चा में जरूर है पर पीछे पड़ता नजर आ रहा है। जी आदर्श जी, आपने अमित शाह का भी जिक्र किया और देवेंद्र फडणवीस और अमित शाह की मुलाकात नहीं हो पाई दिल्ली में, जब ओम बिरला के यहाँ कार्यक्रम में, शादी के कार्यक्रम में, निजी कार्यक्रम में पहुंचे थे, उसको लेकर के भी, और जिस तरीके से वो मुंबई लौट गए। सवाल ये है
कि एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अमित शाह के रिश्तों को लेकर बहुत सारी चर्चाएं सत्ता के गलियारों में चलती रही हैं और लगातार हम सुनते रहे हैं उसको। कहा यह भी गया कि जिस वक्त महाराष्ट्र में जब एकनाथ शिंदे शिवसेना तोड़कर बीजेपी के साथ आए, इस तरह की भी चर्चाएं रही कि उस वक्त अमित शाह ने लीड लेकर एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया था। तो अगर उन्हीं रिश्तों पर हम गौर करें और देवेंद्र फडणवीस को लेकर जो चुनौतियां बताई जाती रही हैं, चाहे मराठा आरक्षण वाले मुद्दे को लेकर, या अगर ओबीसी के एंगल से हम देखने समझने की कोशिश करें, या अगर देवेंद्र फडणवीस को बनाते हैं और ऐसे में एकनाथ शिंदे 57 विधायक जिनके पास हैं और वो अगर नाराज हो जाते हैं, वो वाले एंगल से देखें, तो क्या अमित शाह देवेंद्र फडणवीस को आगे बढ़ाएंगे या वो वापस एकनाथ शिंदे के बारे में ही सोचेंगे फिलहाल? देखिए, एक बात समझने की बहुत जरूरत है। आखिर अमित शाह जो भाजपा को बहुत ही आगे ले गए हैं, वो देवेंद्र फडणवीस के नाम पे इतनी आसानी से सहमत क्यों नहीं हो पा रहे हैं? तो सबसे पहले मैं आपको ये जानकारी देना चाह रहा हूँ कि जब भी यहाँ पे ऑपरेशन लोटस हुआ, यानी कि 2019 में जब सरकार बनी, उसके पहले अमित शाह का या भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं का ऐसा मानना था कि उद्धव को छोड़ के हमें अकेले चुनाव लड़ना चाहिए। उस समय कहीं न कहीं देवेंद्र फडणवीस जो है उद्धव के प्रेम में पड़े हुए थे और उन्होंने पार्टी नेताओं को ये समझाया कि नहीं, उद्धव भाजपा के साथ बने रहेंगे और गठबंधन उनके साथ हुआ, चुनाव लड़ा गया। तो सबसे पहली बात तो ये होगी कि देवेंद्र फडणवीस ने वहाँ बहुत बड़ी राजनीतिक गलती की, जबकि पार्टी के बड़े नेता ये कह रहे थे कि हमें शिवसेना से अलग होकर चुनाव लड़ना है। वहाँ पे देवेंद्र फडणवीस का श्रेय चला, यानी उनकी बातों को माना गया, उनकी वजह से ही गठबंधन हुआ। दूसरी गलती देवेंद्र फडणवीस से ये हुई कि वो समय जब कारपोरेशन का इलेक्शन हुआ 17 में, यानी 2014 में देवेंद्र जी ही मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र में। 17 में मुंबई कारपोरेशन का इलेक्शन हुआ, तब भाजपा के पास 4 निर्दलीय नगर सेवकों यानी पार्षदों का समर्थन लेके मुंबई में महापौर बनाने का बहुत ही बढ़िया मौका था। उस वक्त भी देवेंद्र फडणवीस ने बड़ी गलती की। उन्होंने उद्धव ठाकरे का मेयर बनने दिया और भारतीय जनता पार्टी के बड़ी संख्या में पार्षद होने के बावजूद वो अपोजिशन में ये कहते हुए बैठे कि हम पहरेदारी करेंगे। तो देवेंद्र फडणवीस के जो डिसीजन थे वो कहीं ना कहीं शुरुआत में गलत होते गए। उसके बाद ये जो 2019 का इलेक्शन हुआ, वहां पे भी देवेंद्र फडणवीस को अमित शाह यानी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की ओर से ऑपरेशन लोटस सक्सेस करने के लिए कई मौके दिए गए थे, पर कभी भी ऑपरेशन लोटस देवेंद्र फडणवीस सक्सेस नहीं कर सके। और आखिर में जब अमित शाह और उनकी टीम लगी, उस वक्त ऑपरेशन लोटस सक्सेस हुआ। उसके अंदर अमित शाह की वजह से ही, उनके आश्वासन की वजह से ही एकनाथ शिंदे ने शिवसेना तोड़ने की हिम्मत दिखाई। तो ये सारी गलतियां जो देवेंद्र फडणवीस से अतीत में हुई है, उसकी वजह से अमित शाह को पता है कि देवेंद्र फडणवीस की एक्चुअल पॉलिटिकल क्षमता क्या है, या सरकार बनाने या बिगाड़ने या अलग तरह की जो चीजें हैं उसमें वो कितना डेयरिंग करते हैं। और एक सबसे बड़ी माइनस पॉइंट यहाँ पे ये है उनको लेके, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति को कहा जाता है कि मराठा डोमिनेंट है। यहाँ पे मराठा समाज के लोग दूसरे अदर जाति के व्यक्ति को मुख्यमंत्री के रूप में लंबे समय तक नहीं सहन कर पाते। तो क्योंकि देवेंद्र फडणवीस जी जिस समाज से आते हैं, वहां पे भी कहीं ना कहीं वोट बैंक का फायदा बीजेपी को होगा, ऐसा लग नहीं रहा है। तो भाजपा जो है इस वक्त महाराष्ट्र में किसी ओबीसी या मराठा चेहरे की तलाश में है। संभवतः वो तलाश उनकी पूरी भी हो गई हुई, क्योंकि अमित शाह अगर इस पूरे चीज को हैंडल कर रहे हैं तो उन्होंने तय कर लिया होगा कि किसे बनाना है, किसे नहीं बनाना है, और किसे नहीं बनाना है तो क्यों नहीं बनाना है, और उसका रिप्लेसमेंट क्या करना है। तो ये सारी चीजें हैं आदर्श जी। इसकी वजह से तुरंत 132 विधायक होने के बावजूद देवेंद्र फडणवीस के नाम पे मुहर नहीं लगी। यही देखिए, यही सवाल मैं आपसे पूछने वाला था, क्योंकि मान अगर माइनस देवेंद्र फडणवीस भी हम बात करते हैं, सवाल यह है अगर एकनाथ शिंदे को मैनेज भी कर लिया जाता है कि भाई मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा, माइनस देवेंद्र फडणवीस हम अगर बात करते हैं, तो कौन चेहरा हो सकता है और किस, जो तमाम समीकरण आप बता रहे हैं, चाहे वो मराठा राजनीति का हो, चाहे आरक्षण का मुद्दा हो, इन तमाम चीजों को लेकर ओबीसी की बात हो, तो कौन सा वो चेहरा हो सकता है जिस पर अमित शाह दाव लगा सकते हैं? एक और दूसरी बात ये कि आप जिस तरीके से सीटें जीतकर बीजेपी आई, जितनी सीटें बीजेपी की है, जाहिर सी बात है बीजेपी का कार्यकर्ता ये पहले भी चाह रहा था, अब भी चाह रहा है कि मुख्यमंत्री उनका हो। और अगर कहीं देवेंद्र फडणवीस को ही दोनों ही परिस्थितियों की बात कर रहा हूं, अगर आप एकनाथ शिंदे को ही मुख्यमंत्री बनाते हैं, तो इस कार्यकर्ता को कैसे मैनेज करेंगे, अपने कार्यकर्ता को कैसे मैनेज करेंगे? दोनों ही चीजें, अगर देवेंद्र फडणवीस नहीं तो चेहरा कौन और क्यों? दूसरा, अगर आप एकनाथ शिंदे को ही उन पर ही दांव लगाते हैं तो कार्यकर्ता को कैसे समझाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है या जो लीडरशिप है बहुत ही अनुशासित है। उनका लक्ष्य बहुत लंबा रहता है।
वो किसी मुख्यमंत्री पद के लिए या किसी पद के लिए या उसके लिए वो नहीं काम करते, वो देश हित के लिए काम करते हैं, ऐसा उनका खुद का अपना लगातार बयान रहता है। महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी के पास होना चाहिए, यह निश्चित ही यहाँ के ज्यादातर विधायकों का है। पर जैसे आप कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए उनको माइनस किया जाता है तो कौन होगा? देखिए ओबीसी चेहरा उनके लिए चंद्रशेखर बावनकुले भी हो सकते हैं, सुधीर मुनगंटीवार भी है, वो भी हो सकते हैं। या अगर उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं नितिन गडकरी जी को देश का प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया, संघ परिवार की इच्छा हो कि प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया तो उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए, क्योंकि बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर है, वो भी डेवलपमेंट के लिए जाने जाते हैं। तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। फिलहाल तो ये सारे चीजें जो है वो अमित शाह जी ही इसका जवाब दे पाएंगे। पर महाराष्ट्र की राजनीति में कई नाम है। विनोद तावड़े को मराठा चेहरा करके लाया जा सकता है, राव साहब दानवे है उनको लाया जा सकता है, चंद्रकांत पाटिल है उनको बनाया जा सकता है। एक नाम जो केंद्रीय मिनिस्टर है अपने उड़ान के मोहल सर, पुणे वाले, बीच में कुछ दिनों से उनकी भी चर्चा है कि हो सकता है कि वो अ, अ, देवेंद्र फडणवीस के करीबी है तो उनको दिल्ली से यहाँ लाया जा सकता है। बहुत सारे नाम है। फिलहाल 40-48 घंटे में इसका जवाब महाराष्ट्र की जनता और देश की जनता को मिल जाएगा, ऐसी पूरी उम्मीद है। लेकिन एक बात बताइए, एकनाथ शिंदे ने इस्तीफा दे दिया है 26 तारीख को। औपचारिक तौर पर जो जानकारी है मेरे पास, अगर उसको आप दुरुस्त भी कीजिएगा, कि आप यहाँ पर सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू हो जानी चाहिए थी या शपथ ग्रहण हो जाना चाहिए था। तो अब आखिर मंथन, शनिवार को नतीजे आ गए, मंथन का दौर लगातार जारी है, नतीजे शनिवार शाम को क्लियर हो गए थे और जाहिर सी बात है बीजेपी या खुद अमित शाह जिनकी आप बात कर रहे हैं, वो जिस रणनीति के तहत काम करते हैं, बहुत सारी चीजें तय होती हैं। क्या नतीजों के बाद जो उम्मीद थी, जैसे पहले हम चर्चा कर रहे थे कि अजीत पवार के नंबर कम होंगे या एकनाथ शिंदे के नंबर कम हो सकते हैं, एकनाथ शिंदे का गुट चाह रहा था कि बीजेपी के नंबर कम हो, सबकी रणनीति फेल हो गई, इसलिए फंस गया है ये पेच कि सीएम कौन होगा, इसलिए बातचीत और मंथन का दौर जारी है? नहीं देखिए, रणनीति तो खैर भाजपा की फेल नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी शुरू से ये मान के चल रही थी कि उसकी 90 से 100 सीटें आएंगी। अब जो है 132 हो गई। तो उनको ये पता था कि सरकार बनाने का मौका जो है वो महायुति यानी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन को ही होगा। देखिए मुद्दा यहाँ पे फंसा ये है कि अगर वापस से एकनाथ शिंदे को रिपीट करना है तो देवेंद्र फडणवीस का पुनर्वसन इस ढंग से किया जाए ताकि महाराष्ट्र में ये मैसेज न जाए कि उनके साथ में अन्याय हुआ है। और अगर ऐसा होता है और वो मैसेज कहीं न कहीं अमित शाह की वजह से गया, तो पार्टी में एक छवि खराब होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अगर देश में कोई प्रधानमंत्री बनने की कतार में है, तो वो अमित शाह है। तो वो नहीं चाहते कि उनकी इमेज कहीं न कहीं खराब हो या इस तरह से महाराष्ट्र के बीच में जाए, क्योंकि महाराष्ट्र में मराठी भाषी जो लोग हैं, उनको उनके मन में जो हमारे शीर्ष 2 नेतृत्व हैं, यानी प्रधानमंत्री और अमित शाह, ये दोनों गुजरात से आते हैं, गुजराती भाषी है। तो मराठी भाषी और गुजराती एक जो संघर्ष का एक चित्र निर्माण महाविकास आघाड़ी की ओर से किया गया, वो उसको फेल करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी में रिप्लेसमेंट के लिए बहुत सारी चीजें हैं। आपने देखा होगा राजस्थान में क्या हुआ, मध्य प्रदेश में किस तरह से किसी नए चेहरे को लाया गया। तो नए चेहरे भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे हैं। और इस समय चूंकि भारतीय जनता पार्टी का वक्त बहुत अच्छा चल रहा है, वो जिसे किसे भी बना देंगे वो मुख्यमंत्री के रूप में अच्छा ही काम करेगा, क्योंकि उनके पास पूर्ण बहुमत की सरकार है, कोई अल्पमत की सरकार तो है नहीं। ठीक है, ये देखिए अहम बात आप कह रहे हैं, लेकिन मैं एक चीज समझना चाह रहा हूँ बड़ा सीधे तौर पर, क्योंकि सबके मन में यही सवाल है कि आखिर एक तो इतना वक्त क्यों, ठीक है रणनीति बनेगी, अलग अलग गठबंधन में पार्टियां हैं, ऐसे में अजीत पवार की भूमिका क्या देख रहे हैं आप? क्योंकि अजीत पवार के गुट की तरफ से भी कई बार सवाल उठ गए हैं, एकनाथ शिंदे के गुट की तरफ से तो लगातार ये बात उठ रही है कि मुख्यमंत्री उन्हीं को रहना चाहिए, उनके चेहरे पर चुनाव हुआ है। ये अगर बीजेपी अपना सीएम बनाती है तो सबसे पहले तो इन दोनों को मैनेज करना होगा। देखिए ये दोनों पूरी तरह से अमित शाह के कंट्रोल में है। इसके लिए ये वक्त अगर देरी भी हो रही है तो कहीं ना कहीं अमित शाह जी को बिल्कुल भी चिंता नहीं है। एकनाथ शिंदे अमित शाह के शब्दों के बाहर नहीं है। अगर एकनाथ शिंदे को अमित शाह जी ने ये कह दिया कि आपको मुख्यमंत्री नहीं बनना है, केंद्र में आपको मंत्री बनाया जाएगा, बेटे को आप राज्य में भेजिए डेप्यूटी सीएम बना के, ऐसी चर्चा है, तो वो तो मुझे नहीं लगता है कि नहीं ना कहने वाली स्थिति में है। दूसरी चीज, अजीत पवार को आप जानते ही हैं कि अजीत पवार को अगर भाजपा के साथ गठबंधन में नहीं लाया गया होता तो उनकी स्थिति आज क्या होती। तो अमित शाह की सहमति से ही उनको लाया गया। पुणे की एक सभा में अमित शाह ने उन्हें कहा कि आपका गठबंधन में आना थोड़ी देर से आए, यानी उनका कहीं ना कहीं ये संकेत था कि अगर
आप एकनाथ शिंदे से पहले हमारे साथ आए होते तो शायद वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होते। तो अमित शाह के कंट्रोल में ये दोनों बड़े नेता है। ये इस यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी में देवेंद्र फडणवीस पार्टी के अंदर कोई बार्गेनिंग करने वाली स्थिति में नहीं है। हालांकि उन्होंने अपना शक्ति प्रदर्शन पिछले 3 दिनों में यहाँ पे सागर बंगले पे रह के दिखाया है। पार्टी के जितने भी नवनिर्वाचित विधायक हैं वो सारे लोगों को वो या तो बुला रहे हैं या उनसे मिलने के लिए जो आ रहे हैं उसके सारे फोटो वो रिलीज कर रहे हैं। आपके में विजुअल में देखिए एक दिखाया जा रहा है मोहित कंबोज जो है। मोहित कंबोज जो है जिस तरह से ये विजुअल जो चल रहा है, जिस तरह से इस विजुअल में उप मुख्यमंत्री को मोहित कंबोज ने अपने उठाया है, वो भी पार्टी के लोगों को बहुत ही अच्छा नहीं लगा है। कारण क्या है कि मोहित कंबोज का जो पॉलिटिकल कैरियर है वो दूसरी पार्टी से आए हुए हैं। उनके ऊपर आरोप लगे हुए थे और ऐसा व्यक्ति जब देवेंद्र फडणवीस के करीब में दिखता है तो ये पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है उसे वो पसंद नहीं आता। और यही सारी छोटी-छोटी गलतियां देवेंद्र फडणवीस से हो रही हैं, आगे भी हुई थी, इस वक्त भी उन्होंने किया। ये विजुअल जो है उनको कहीं न कहीं डेंट कर रहा है, उनको कहीं न कहीं मुख्यमंत्री पद की कुर्सी से दूर करता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, लेकिन अजीत पवार, क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि देखिए नतीजे आने के पहले भी बहुत देर तक ये चर्चा होती रही। बहुत से पॉलिटिकल पंडित जो है, पहले तो अजीत पवार कितनी सीटें जीतेंगे उस पर संशय उनका रहा कि कितनी सीटें लेकर आ सकते हैं। उनके लोकसभा के परिणाम उनकी पार्टी के जिस तरह थे उसके आधार पर, और दूसरा अजीत पवार कब पाला बदल लेंगे, क्यों पाला बदल लेंगे, इसको लेकर के भी लगातार शंका बनी रही। इसको लेकर के भी बहुत सारे सवाल उठते रहे। तो बीजेपी के लिए क्या अजीत पवार अभी भी सिरदर्द रहेंगे? आप कह रहे हैं कि अमित शाह के कंट्रोल में हैं, लेकिन राजनीति में तो सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं ना विनोद जी। नहीं, आपका सवाल एकदम वाजिब है, आपका तर्क भी सही है। देखिए अजीत पवार है ना, उनकी मंशा जो है मुख्यमंत्री बनना है और मुख्यमंत्री बनने के लिए उन्हें केंद्र में एक बड़े नेता की जरूरत है जो किसी न किसी माध्यम से उनको उस स्थान तक ले जाए। दूसरी चीज है कि अगर उन्हें शरद पवार का स्थान लेना है, जो कि वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, और इस इलेक्शन में ये बात भी साबित हो गई कि असली राष्ट्रवादी कांग्रेस किसके पास में है और पुरानी किसके पास में है। तो नया जो चेहरा है वो अजीत पवार पूरी तरह से उभर के आए हैं। उन्हें अपने काका की चाचा की पार्टी को पूरी तरह से कब्जे में लेकर महाराष्ट्र में अपने आप को विकल्प के रूप में स्थापित करना है। इसके लिए वो पूरी तरह से बीजेपी के कहने पे ही चलेंगे। देखिए और एक चीज ये भी है कि वो अपने आप को सेकुलर बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं। ये चीज जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए भी थोड़ा ठीक है क्योंकि वो हिंदुत्व पे हार्डकोर हिंदुत्व के मुद्दे पे चल रही है। ये जो है साहू फुले अम्बेडकर की बात करके अपने जो सेकुलर वोट है वो अपने साथ में ला रहे हैं। तो अजीत पवार का जो पूरा पॉलिटिकल गेम है वो इस वक्त तो भाजपा के साथ में समन्वय स्थापित करके मंत्रिमंडल में पुराने जिस तरह से उनके पास में कुछ महत्वपूर्ण विभाग थे वो हासिल करना है। और अगर वो उन्हें महत्वपूर्ण विभाग चाहिए तो भाजपा के साथ में अपने संबंधों को सुधार के तनावपूर्ण नहीं बनाना होगा। जिस तरह से एकनाथ शिंदे की ओर से किया जा रहा है, उनके कई नेता फ्रंट फुट पे आके बयानबाजी भी कर रहे हैं, वो देवेंद्र के खिलाफ भी बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट भी बयान हो रहा है। पर आप ध्यान से देखिए अजित पवार की ओर से इस तरह से चीजें नहीं हो रही है। अजित पवार ने 2 दिन पहले जब अपनी बैठक बुलाई थी उन्होंने अपनी पार्टी के विधायकों को भी स्पष्ट कह दिया है कि कोई भी बयानबाजी भारतीय जनता पार्टी या गठबंधन के नेताओं के खिलाफ में नहीं करना है, क्योंकि उन्हें वक्त की टाइमिंग साधना बहुत अच्छी तरह से है। और ऐसी भी चर्चा है कि बीच में वो गुपचुप दिल्ली भी जाके आए, अमित शाह से उनकी मुलाकात भी हो गई। अगर इसको सच माना जाए तो उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में किसे लेना है, क्या लेना है, ये सारी लिस्ट भी अमित शाह को सौंप दी होगी। आखिरी सवाल आपसे, अब क्योंकि देखिए इस्तीफा हो चुका है देवेंद्र फडणवीस का, कितना वक्त और इंतजार करना होगा? क्या कल तक, आज शाम तक तस्वीर साफ हो सकती है? क्योंकि जिस तरीके से हम आप चर्चा कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है इस पर मंथन आला कमान बीजेपी का हो, खुद एकनाथ शिंदे के गुट के विधायक कह रहे हैं कि भाई जो अमित शाह और नरेंद्र मोदी फैसला करेंगे वो हमको मंजूर है। तो अब गेंद तो इधर है और इधर से सिर्फ एक नाम तय होना है, और जाहिर सी बात है उस पर चर्चा तो हो चुकी होगी, फिर भी अंदाजन जो राजनीतिक गलियारों में बहस चल रही है, कितना इंतजार और हो सकता है? देखिए मुझे लगता है 29 तारीख से पहले कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि कल भी चंद्रशेखर बावनकुले प्रदेश कार्यालय में थे, आज भी वो प्रदेश कार्यालय में है। और उनके आसपास के लोगों से जो बातें खुल के आ रही थी उसमें ये हो रहा था कि 29 तारीख के बाद या 29 तारीख को यहाँ पे जो पर्यवेक्षक आएंगे वो एक नाम जो भी घोषणा करना है वो घोषणा करेंगे और उसके तुरंत बाद जो है शपथ विधि समारोह हो जाएगा। तो ये एक अनुमान है कि 29 तारीख या उसके बाद होगा। हालांकि आज जो चर्चाएं हो रही है वो 1 तारीख की भी हो रही है कि 1 तारीख को शायद हो। फिलहाल ये सारे चीजों का जवाब जो है
29 या 1 तारीख को ही मिल पाएगा। भारतीय जनता पार्टी इस वक्त बहुत जल्दबाजी में नहीं दिख रही है। हालांकि इलेक्शन से पहले इस तरह की बातें थी कि 26 तारीख के बाद अगर 26 तारीख तक सरकार गठन नहीं होता है तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। उस वक्त मुझे लग रहा है ये सारे जो तर्क दिए जा रहे थे वो महाविकास आघाड़ी को प्रेशराइज करने के लिए हो रहा था, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। इसलिए राजभवन की ओर से भी कोई दबाव नहीं है, कोई उनको किसी भी बड़े पक्ष को जिस तरह से उनको प्रस्ताव देना चाहिए था या उन्हें बुलाना चाहिए था कि सरकार बनाइए, अभी तक राजभवन की ओर से भी कोई प्रस्ताव नहीं गया। तो ये जवाबदारी तो राजभवन पे हो जाती है कि वो आमंत्रित करे सबसे बड़ी पार्टी को कि आप जो है एक निर्धारित समय के अंदर अपना विधायक दल का नेता चुन के या सरकार बनाने के लिए आगे आए। ठीक है, ये हम जानकारी आप दे रहे हैं, अब देखना होगा क्या होता है, क्योंकि लगातार जो समीकरण बन रहे हैं, जो परिस्थितियां हैं, वो तो विनोद जी ने बहुत अच्छे तरीके से बताई है। क्या हो सकता है उस पर भी उन्होंने रोशनी डाली है। थोड़ी देर और इंतजार करना होगा, जल्दी ही नाम भी सामने होगा। विनोद जी बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी जो कुछ सत्ता के गलियारों में चल रहा है हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और आप भी देश और दुनिया की हर बड़ी और जरूरी खबर के लिए अमरउजाला.com पर बने रहिएगा। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।